करेंगे। अगर मान लो हमारे पास ये रिएक्शन लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड फेज में, ठीक, ये कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फेज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेज। पूरी बात सुनना, एक एग्जांपल मैं करके दिखा रहा हूं और अगला एग्जांपल आपको करना है, क्योंकि इन रिएक्शंस के लिए सबसे पहले तो हमको केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, तब हम आगे की जटिल कैलकुलेशन, टिपिकल कैलकुलेशन को कर पाएंगे। तो मान लो ये हमारे पास रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में अगर हम केसी का एक्सप्रेशन लिखें तो केसी का मतलब ये हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो यहाँ पे ये जो CO2 है ये गैस फेज में है, बाकी ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फेज में है और ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फेज में। तो इन दोनों का एक्टिव मास तो आप 1 लोगे, तो बाकी सिर्फ इसका एक्टिव मास लो गया, और क्योंकि केसी हमको लिखना है तो इसका एक्टिव मास आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखोगे, यानी अगर केसी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। दूसरा, अगर इसी के लिए केपी का एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम बोलेंगे क्या, ये दोनों सॉलिड फेज में, और अगर सॉलिड फेज में होंगे तो इसका एक्टिव मास 1 होगा, तो बाकी CO2 का आप सिर्फ पार्शियल प्रेशर ही कंसीडर करोगे। ऐसे ही अगर KX का एक्सप्रेशन लिखना होगा तो आप बोलोगे KX इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों सॉलिड फेज में है, इन दोनों का एक्टिव मास 1, तो अगर एक्टिव मास 1 तो सिंपल लिखोगे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ये पॉइंट समझ में आया होगा, हाँ या ना? नोट कर लो इसको जरा तो आप। जैसे बहुत सारे बच्चों ने जो है मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उनका क्वेश्चन पूछना एकदम लाजमी है कि ये सर इन दोनों का एक्टिव मास 1 क्यों लेते हैं, इन दोनों का एक्टिव मास 1 क्यों लेते हैं, उसकी वजह होती है। और इसका शब्द सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड फेज में है, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड फेज में है तो उसका दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन बड़ा कम होता है। मतलब अगर मान लो कोई सब्सटेंस है वो सॉलिड फेज में है, तो सॉलिड फेज में खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स का या उस सॉलिड का किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन बड़ा कम होता है, यानी ना के बराबर होता है। और अगर इंटरेक्शन ना के बराबर होता है तो हम बोलते हैं वो केमिकल रिएक्शन में बहुत ही कम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वो उतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं जितना कि कोई सब्सटेंस एक्वस मीडियम में होता है या गैस फेज में होता है। और इसीलिए हम इनका एक्टिव मास 1 मानते हैं। 12th में एक चैप्टर पढ़ते हो आप, केमिकल काइनेटिक्स। शब्दों को सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 12th में एक चैप्टर पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स, वहां एक चीज पढ़ाई जाती है आपको, वो ये कि अगर कोई सब्सटेंस लार्जर अमाउंट में होता है, कोई सब्सटेंस अगर लार्जर अमाउंट में होता है तो रिएक्शन का रेट उस सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दोबारा सुनना मैंने क्या बोला आपसे, अगर केमिकल काइनेटिक्स 12th में एक चैप्टर है उसमें पढ़ोगे आप कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ अगर लार्ज अमाउंट में होता है, तो लार्ज अमाउंट में अगर होगा तो उसके रिएक्शन का रेट उस लार्ज अमाउंट में दिए हुए सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब इस शब्द का इससे क्या लेना देना है, लेना देना है, अगर इस सॉलिड फेज में जो सब्सटेंस है इसका केमिकल रिएक्शन में
पार्टिसिपेशन बड़ा ही कम होगा तो बहुत ही कम ये रिएक्शन में आगे जाएगा, और अगर बहुत कम जाएगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में बचा होगा, यानी ओवरऑल रिएक्शन का रेट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप